सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, आपके पूरे सिलेबस को। और इसमें देखिए 5 चैप्टर मैं आपके पूरे कंप्लीट करा चुका हूं, आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। और अब यहाँ पे जो 6वां चैप्टर है आपका, यहाँ पे आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप गणित विषय के आगे का लिंक क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। उसमें आपको सभी क्लासेस चैप्टर वाइज लगे हुए मिल जाएंगे, लाइन से सभी क्लासेस लगे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, मास्टर क्लास देखने को मिल जाएगी, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरा अपना मैथ बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सभी चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है वो लोग चैप्टर 5 कंप्लीट लिख करके कमेंट जरूर करें और बताएं कि आधे से ज्यादा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो द्विघात एवं रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। तो अब सबसे पहले तो देखिए द्विघात एवं रेखीय समीकरण की बात की जा रही है, इक्वेशन की बात की जा रही है। तो समीकरण होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो समीकरण, जैसे मैं आपको बोलूं कि कहीं पे लिखा हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कहीं लिखा हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको गणित के भाषा में कैसे लिखते हैं। जैसे हिंदी में लिखा हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे गणित में कैसे लिखा जाएगा। गणित में लिखा जाता है 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये जो हो जाता है ये गणित की भाषा हो जाता है। इसी तरीके से समीकरण, इक्वेशन क्या है, गणित की भाषा है किसी स्टेटमेंट को, किसी वाक्य को, किसी कथन को, उसको एक रूप देना, यह क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक है, अब समीकरण कई तरीके के बन सकते हैं। समीकरण में 1 घात के चर आ सकते हैं, 2 घात के चर आ सकते हैं। तो उस तरीके से समीकरण रेखीय समीकरण कहलाता है, द्विघातीय समीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले देखिए आपको द्विघातीय समीकरण पढ़ना है, फिर रेखीय समीकरण पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको बताया समीकरण क्या होता है, किसी कथन का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कथन को गणित के रूप में। ठीक है, देखिए समीकरण जहां होगा, समीकरण जहां भी होगा वहां बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो 2 पक्ष होंगे, आपने पढ़ा होगा, ये इसको बायां पक्ष कहते हैं, इसको दाहिना पक्ष कहते हैं, या LHS RHS भी लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 2 पक्ष होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब आप चीजें समझ पा रहे होंगे। द्विघात समीकरण हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले चर राशियां क्या होती हैं। जैसे कई लोग होंगे आप में से एक्स वाई देख के ही घबरा जाते होंगे कि ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं सॉल्व होने वाले। लेकिन आपने कभी एक्स वाई आप समझ नहीं रहे हैं कि एक्स वाई होता क्या है, तो वही यहाँ पे समझना है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, चर राशियां, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। तो जिन राशियों का मान दी गई शर्तों के अनुसार बदलता रहता है उसे चर या अज्ञात कहते हैं। चर का मतलब क्या हुआ, चर राशि मतलब वो राशियां जो अपना मान बदल सकती हैं। अब 5 अगर कहीं पे लिखा है तो 5 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, उससे अलग नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पे x लिख दिया जाए तो x का मान हर जगह अलग अलग होता है। जैसा स्टेटमेंट, जैसा कथन रहेगा, जैसी सिचुएशन रहेगी, जैसी शर्तें बताई रहेंगी, उस अनुसार x का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो x ऐसा है, समझ लीजिए कि जहां पे हमको नहीं पता होता है वहां पे हम x मान लेते हैं, x को रख देते हैं, यही इतना होता है x। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा आप कुछ मत सोचिए। अब इसके बाद चर राशि समझ गए। अब
यहीं पे चर राशि का मतलब कैसे क्या होता है इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कहीं पे लिखा है कि x धन 1, यानी कि कहीं पे स्टेटमेंट इसका अगर दिया जाए तो इस तरीके से दिया जाए, एक प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने, किस प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पे 2 मिलता है। तो ये हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। x धन 1 बराबर 2 लिखा है, धन 1 को बराबर के इधर भेजेंगे, 2 में से 1 घट जाएगा और x का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक वह प्राकृतिक संख्या है जिसमें 1 जोड़ने से 2 प्राप्त होता है। अब यहीं पे अगर स्टेटमेंट दिया हो कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 जोड़ने से हमको 2 मिलता हो, तो वह संख्या क्या निकल के आएगी? 0। तो इस तरीके से x का मान देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो x का मान कुछ भी हो सकता है। जैसा शर्त दिया रहेगा, जैसा कथन दिया रहेगा, उस अनुसार x का मान बदलता रहेगा। x ले लीजिए, y z a b c d कुछ भी आप ले लीजिए, हाथी घोड़ा तक आप लिख सकते हैं, लेकिन ये x जो है वह कन्वेंशनल है, ठीक है। तो इसलिए x को ज्यादातर जहां मान नहीं पता रहता है वहां x लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर दोनों समीकरणों में x के मान अलग अलग हैं, अतः x एक चर या अज्ञात राशि है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, इनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं और इनका मान कुछ भी हो सकता है और बदलता रहता है, ठीक है। जबकि जो संख्याएं हैं हमारी, उनका मान जो होता है वह समान रहता है। अब इसके बाद देखिए, जिस समीकरण में अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण आप समझ गए, तो उसी समीकरण में जो अज्ञात राशि है, जो x y a b c d है, ठीक है, तो उनका जो मान हो उस पे जो घात हो, वह अगर घात सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स मैंने आपको बताया, x y z a b c d ये सब वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अब आप देखिए, समीकरण द्विघात समीकरण जो आपको पढ़ना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0, ठीक। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी इक्वेशन आएगा वह इसी रूप में होगा, ठीक है। द्विघात जो समीकरण होगी, समीकरण जो होते हैं वह ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण होगा जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, तथा a ≠ 0 है, a 0 नहीं हो सकता है। a 0 हो जाएगा तो x² का पद खत्म हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, यह मानक रूप स्टैंडर्ड रूप है। जैसे 5x² + 6x + 7 = 0 तथा 8x² + 5x + 4 = 0। किसी समीकरण को हल करने पे x के जो मान प्राप्त होते हैं उन मानों को उस समीकरण का मूल कहते हैं। ये दोनों मूल एक समान या अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारी बात जो आ रही है वह द्विघात समीकरण की बात यहाँ से स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? द्विघात समीकरण आप समझ गए, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर राशियां क्या हो गई, ये आप समझ लिए। अब द्विघात समीकरण को समझिए। द्विघात समीकरण में क्या है, ये a b और c जो है वह कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए a एक समझ लीजिए ये संख्या है, a b c ये क्या है, ये सब संख्याएं हैं, और x क्या है, एक वेरिएबल है। अब एक संख्या का गुणा x² में हो रहा है, एक वेरिएबल की घात जिसकी 2 है, और फिर जोड़ हो रहा है किसी संख्या का, फिर एक वेरिएबल में गुणा हो रहा है जिसकी घात 1 है, फिर धन c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कोई संख्या हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस में कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो रूप निकल के आ रहा है, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक जो समीकरण होगा द्विघात समीकरण वह इसी रूप में होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण वह समीकरण होगा जिसमें जो वेरिएबल है x की घात, वह सबसे बड़ी जो घात होगी वह 2 की होगी, ठीक है। अगर 3 हो जाएगा तो वह द्विघाती समीकरण नहीं रह जाएगा, 3 घात का समीकरण हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको केवल 2 घात के समीकरण पढ़ने हैं और 1 घात के समीकरण पढ़ने हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, वह केवल x है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा गया है। तो ये देखिए, ये द्विघात समीकरण तो आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको ऐसा द्विघात समीकरण पढ़ना है जहां पे एक ही चर होगा। ठीक है, एक समीकरण में एक ही चर होगा, एक से अधिक चर नहीं होंगे। और आपको ऐसे एक घात वाले समीकरण पढ़ने हैं जहां पे दो चर होंगे, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा है। तो ये क्या हो गया, ये दो वेरिएबल एक ही समीकरण में आ गए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वह यह होता है, आप समझ गए। अब यहीं पे a b c की वैल्यू हम बदलते जाएंगे तो हमको अलग अलग समीकरण मिलते जाएंगे। जैसे a की वैल्यू 1 रख लीजिए, b की वैल्यू 2 रख लीजिए, c की वैल्यू 4 रख लीजिए, तो एक समीकरण मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसी तरीके से इन्हीं की वैल्यू बदलते बदलते अलग अलग द्विघात समीकरण यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप समझ गए द्विघात समीकरण क्या होता है। अब किसी समीकरण को हल करने पे, अब जब जैसे यह समीकरण लिखा गया, ठीक है, तो क्या हुआ, यह समीकरण जब लिखा गया तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब x जहां आता है वहां पे हम लोग कुछ मान निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमको कुछ नहीं पता होता है, तभी तो x मानते हैं। तो अब जब यहाँ पे मान निकालेंगे तो जब घात 2 रहेगी, द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे x के 2 मान ऐसे निकल के आएंगे जिनके लिए दोनों पक्ष जो है वह बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 मान निकलेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे पूरी तरीके से दोनों पक्षों को। ठीक है, और x के बाकी मान के लिए यह दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, केवल x का 2 मान ऐसा होगा, कोई 2 मान, जैसे x की वैल्यू 4 हो गई, 6 हो गई, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो जाएगी जो जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब एक समझने वाली बात जो है कि जो 2 मान मिलेंगे वह बराबर भी हो सकते हैं, जैसे 2 भी हो सकता है, और 2 और -2 भी हो सकता है, 3 -3 हो सकता है, या 5 हो गया, 1 हो गया, इस तरीके से भी मान मिल सकते हैं x के। ठीक है, 2 मान मिलेंगे। तो इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे लगभग बातों को। अब हम लोग देखेंगे एक एक तरीके के द्विघात समीकरण, 2 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। एक इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहीं पे अगर b का मान 0 कर दें तो a एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर b का मान 0 हो मतलब कि ये जो x का पार्ट है वह 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम लोग सीधे सीधे इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर k लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या मान हो, क्योंकि c को उधर ले जाएंगे तो -c, और एक उधर जाएगा -c/a हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर बराबर -c/a की जगह k लिख देंगे। तो ये फॉर्म में जहां पे x वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, x की घात 1 वाला पार्ट नहीं रहेगा, वहां पे ये फॉर्म आपको समीकरण की दिखेगी, और नहीं तो ये फॉर्म तो दिखेगी ही दिखेगी जहां पे सभी a b c रहेंगे। ठीक, तो एक हमको ये पढ़ना है इसमें द्विघात समीकरण में, और एक पढ़ना रहेगा फुल वाला। ठीक, तीनों जिसमें 3 पद होंगे। अब यहाँ पे केवल 2 ही पद बचते हैं अगर x वाला पद खत्म कर दिया जाए। ठीक, तो अब देखिए इस पे पहले ये आसान होता है तो इसको समझ लीजिए, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण को। तो एक्स स्क्वायर बराबर k के रूप वाले समीकरणों का हल, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू k टाइप इक्वेशन। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 36 दे दिया गया है, और यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। एक्स स्क्वायर -50 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर
64 बराबर 0। तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब कहीं पे इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 36 को उधर भेजेंगे तो 0 प्लस 36 हो जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा। अब x बराबर लिख सकते हैं, दोनों तरफ रूट लेंगे या x की घात बराबर की उधर जाएगी तो ये हो जाएगा रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 36। और जब भी हम कहीं भी रूट लगाते हैं तो उसके सामने जो है प्लस माइनस चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। रूट जिन भी संख्या का लेते हैं वहां प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 6। तो यहाँ से x की दो वैल्यू हमको मिल गई। x का जो मान हो सकता है वह 6 और माइनस 6, प्लस 6 बराबर 6 और माइनस 6, ये दो मान जो हो सकते हैं यहाँ पे अगर आप रखोगे तो दोनों पक्ष आपको बराबर मिलेंगे। जैसे 6 रखेंगे तो 36 माइनस 36 0 हो जाएगा, और माइनस 6 भी रखेंगे तो भी क्या होगा, 36 माइनस 36 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस द्विघात समीकरण का जो हल आपको मिल जाएगा वह 6 और माइनस 6 मिल जाएगा। अभी हमने देखा था कि द्विघात समीकरण में जो मान आते हैं, अब इस 6 को हम लोग क्या कहेंगे, ये समीकरण का मूल है, ठीक है। और ये भी क्या है, माइनस 6 भी, ये भी मूल है। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसके लिए जो होता है दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ठीक है, वही x के मान होते हैं। तो यहाँ से समझ गए आप। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 50 बराबर 0। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसी तरीके से ये भी हल होगा। सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 50 बराबर 0। तो माइनस 50 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 50, और x बराबर लिखना चाहेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 50, और इसको कितना लिख सकते हैं, प्लस माइनस, और इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 2, और फिर x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, और आप जानते हैं कि ब्रैकेट में अगर m इंटू एन है, ब्रैकेट में नहीं सॉरी, रूट में अगर m इंटू एन है तो फिर रूट में रूट m इंटू रूट n, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस माइनस, अब ये 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5, और रूट 2 इसी तरीके से रह जाएगा। x का दो मान हमको मिल जाएगा 5 रूट 2 और माइनस 5 रूट 2। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 5 रूट 2 आप रखोगे तो आपको मान तब भी आपको दोनों पक्ष शून्य मिलेगा, और माइनस 5 रूट 2 आप वैल्यू रखोगे तब भी दोनों पक्ष शून्य मिलेगा। मतलब ये दोनों ही हल हैं या मूल, जिसे हम लोग कहते हैं, समीकरण के ये मूल हैं या समीकरण के हल हैं, ये भी कहते हैं। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 8, x की दो वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 8। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे द्विघातीय समीकरण जो इस रूप में दिए हैं इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे दिया है एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 20 को हल कीजिए। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 20 दिया है, तो बहुत ही आसान है। ये देखिए एक्स स्क्वायर बटे 5 है, बटे में 5 है तो बराबर के उधर इसको भेजेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, इधर बटे में तो उधर गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 5, एक्स स्क्वायर बराबर 100 मिल जाएगा। और x बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 10, यानी कि x का दो मान मिल जाएगा, एक प्लस 10 एक माइनस 10, तो ये दो मूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से द्विघाती समीकरण अगर आपको एक्स स्क्वायर बराबर k के रूप में मिलते हैं, या इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस k बराबर 0 भी इसको लिख सकते हैं, या मतलब वही रूप है। तो इस रूप में अगर आपको द्विघात समीकरण मिल जाता है सॉल्व करने को तो बहुत आसान है, तुरंत आप मान निकाल लोगे। अब इसके बाद जो हमारा मेन रूप है, ठीक है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण का हल,
ये जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका सोल्यूशन अब कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बाई फैक्टर मेथड, किस तरीके से इसको हल करते हैं ये देखने वाली बात है। तो समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए और सी के गुणनफल के दो गुणनखंड ज्ञात होने चाहिए जिनका योग b हो। अब यही स्टेटमेंट इतना जो है इसका हल निकालने के लिए a और c के गुणनफल के दो गुणनखंड ज्ञात होने चाहिए जिसका योग जो है वह b हो। इसी को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, आप बहुत आसानी से हल कर लोगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का गुणनखंड करो। अब बहुत ध्यान से आप प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे गुणनखंड करने को कह रहा है या x का मान ज्ञात करने को आपसे कहे समीकरण देके, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 में x का मान ज्ञात करिए, या आपसे कहे कि गुणनखंड ज्ञात करो। तो गुणनखंड ज्ञात करने के बाद तो आप वहीं पे छोड़ देते हो, लेकिन अगर आपसे कहता है कि मान ज्ञात करो तो आप x के वैल्यूज भी लिखोगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसी का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, आपसे इस तरीके से समीकरण दे करके गुणनखंड पूछेगा या फिर हल पूछेगा, तो दोनों इसी तरीके से करना है। अब मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि a बराबर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, a का मान कितना है 1 है। इसी तरीके से b का मान देखेंगे, bx बराबर माइनस 3x है, यानी b का मान माइनस 3 है और c का मान जो है वह माइनस 10 है। ठीक, अब यहाँ पे जब गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं या गुणनखंड करते हैं समीकरण का, तो जैसा कि कहा गया है कि a और c के गुणनफल के दो गुणनखंड आपको मालूम होने चाहिए। a और c के गुणनफल, a और c का गुणनफल कितना है, a इंटू सी कितना है 1 गुणे माइनस 10, तो वैल्यू कितनी है माइनस 10। a इंटू सी का मान है माइनस 10 और उसके बाद बोला है कि इसका दो गुणनखंड पता होना चाहिए। माइनस 10 का गुणनखंड मतलब माइनस 10 को दो संख्याओं में इस तरीके से आपको लिखना है, a और c के गुणनफल के दो गुणनखंड ज्ञात होने चाहिए जिनका योग b हो। अब देखिए माइनस 10 के गुणनफल मतलब कि माइनस 10 किस किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अब माइनस 2 का गुणा कर दीजिए 5 में, या माइनस 5 का गुणा कर दीजिए 2 में, मतलब इस तरीके से ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बोला है कि इन जो माइनस 10 के गुणनखंड हैं उनका जो योगफल होना चाहिए, उनका जो योग होना चाहिए वह b के बराबर होना चाहिए, यानी कि माइनस 3 के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे हम चूज करेंगे, माइनस 5 और 2, माइनस 5 और 2 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि माइनस 5 धन 2 का जो मान है वह माइनस 3 के बराबर है। तो इस तरीके से इसको हम चूज कर लेंगे। इस तरीके से a इंटू सी करके अब हमको पता चल गया कि गुणनफल किस तरीके से यहाँ पे निकलेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो था उसको अब हम लोग कितना लिखेंगे, उसको हम लोग अब माइनस 5 और 2 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इसको लिख देंगे अब हम लोग माइनस 5x और धन 2x माइनस 10 बराबर 0। तो अब देखिए माइनस 3x अब क्या बन चुका है, माइनस 5x धन 2x। बात तो वही है, चाहे ये लिखा रहे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0,
या फिर इतना लिखा रहे। ठीक है, तो इतना कार्यक्रम हमने क्यों किया है, अब आगे आपको पता चलेगा। अब पहले दो पदों में x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, x, और फिर -5x में से x कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ रहा है मतलब गुणे के रूप में हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया है, तो ये अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। देखिए संख्या पे देखेंगे और वेरिएबल पे देखेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और x -5 यहाँ बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x -5 है और यहाँ भी x -5 है। ठीक है, जैसे यहाँ पहले था। ठीक है, अब x -5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह से निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे +2, तो ये अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये x -5 और x +2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समझिए कि दो चीजों का गुणा हो रहा है और बराबर 0 के हैं, तो x -5 बराबर लिख सकते हैं 0 बटे x धन 2। x धन 2 को उधर हम भेज रहे हैं बराबर के, यानी कि यहाँ से कितना लिख सकते हैं, x -5 बराबर 0 के, क्योंकि 0 में किसी भी पद से भाग देंगे हम तो उसका मान 0 ही आता है। तो इस तरीके से यहाँ से x बराबर अब क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, x का मान 5 आ गया। ठीक, अब गुणनखंड बोला था तो गुणनखंड यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हल पूछेगा तो हल करके x का भी मान आपको निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए एक पक्ष को पहले एक को 0 को बराबर दिखाएंगे, फिर दूसरे को 0 के बराबर दिखाएंगे। अब देखिए x +2 बराबर 0 बटे x -5 भी इसको लिख सकते हैं, या इस तरीके से x +2 बराबर भी 0 होगा और x बराबर -2, ये दो मान आ जाएंगे x के। ठीक है, x बराबर -2 और 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप -2 रख के देखेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर, और 5 रख के देखेंगे तो भी दोनों पक्ष शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हमने पहले गुणनखंड किया है। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हमने पहले क्या निकाला, a × c निकाला, -10 आया। अब इसी -10 को इस तरीके से हमने तोड़ा है, इसके गुणनखंड इस तरीके से किए हैं कि जोड़ने के बाद b के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से -3x को हमने लिख पाया है यहाँ पे -5 धन 2x, और आसानी से गुणनखंड हो गया है। गुणनखंड पूछा था तो यही गुणनखंड आपका उत्तर हो जाएगा, x -5 गुणे दूसरे ब्रैकेट में x धन 2 बराबर 0। और अगर आपसे यहीं पे मान पूछता है या लिखिएगा हल कीजिए, तो हल करने पे हमको x के ये दो मान मिलेंगे। ठीक है, या x के मान कह लीजिए या दो मूल, ये होंगे 5 और -2। तो इस तरीके से किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आप समझ गए। अब आगे और प्रश्नों को हम लोग करते हैं ताकि और अच्छे से आप समझ पाए। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए a का मान 1 है, b का मान -1 है और c इसको बराबर 0 के है, समीकरण यही होगा। तो x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -6 है। अब यहाँ पे देखिए क्या a × c आप लोगे तो कितना आएगा, -6, और b बराबर कितना है, -1 के। तो -6 को किस तरीके से दो पदों में अगर इसका गुणा निकाला जाए तो -2 और 3 ये आएगा, और -3 और 2 ये आ सकता है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, x² - 3x + 2 - 6 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि -3 और 2 को जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा b के बराबर, तो इसीलिए हमने इसको चुना है। तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0 के, और यहाँ पे x पहले दो पदों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² की जगह x और -3x की जगह 3 बचेगा। फिर बाद के दोनों पदों में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा x - 3 बराबर 0।
अब यहाँ पे x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से जब x माइनस 3 निकलेगा तो यहाँ बचा है x, और फिर यहाँ से जब x माइनस 3 निकला तो यहाँ बचा है 2 प्लस 2, ये ब्रैकेट में आ गया अगले, और ये बराबर हो गया 0 के। अब यहीं पे गुणनखंड इसका पूरा होगा। अब यहाँ पे अगर मान पूछता है तो x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं, x बराबर 3 आ जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, x का मान माइनस 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ तक गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे और प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इस समीकरण का हमको हल निकालना है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न को लिखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे आप नॉर्मली देखेंगे तो a कितना है, a 2 है, b 1 है और c जो है वह माइनस 6 है। तो a इंटू सी आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, और b का मान है 1, और 12 को हमको इस तरीके से तोड़ना है। तो देखिए माइनस 12 आ रहा है, तो 3 और माइनस 4 का गुणा हो सकता है, या माइनस 3 या 4 का। तो अब देखिए किसको जोड़ेंगे तो धन 1 मिलेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो धन 1 मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू जो है वह उठा लेंगे और इसी को यहाँ रख देंगे। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा। 2x देखिए पहले दोनों पदों में कॉमन दिख रहा है। 2 देखिए अंकों को देखा करिए और वेरिएबल्स को देखा करिए। पहले अंकों में देख रहे हैं तो 2 जो है वह यहाँ है और यहाँ 4 है, तो हमको क्या कॉमन मिल सकता है, हमको 2 जो है वह कॉमन मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल्स में देखें तो x दोनों जगह है, एक जगह x² है, एक जगह x है, तो x कॉमन मिल सकता है कम से कम। ठीक, तो इस तरीके से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2x² लिखा था, यानी कि 2 इंटू x लिखा था। अब इसमें से ये निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा, तो x यहाँ पे लिख दीजिए। फिर प्लस अब 4x लिखा था, यानी कि 2 इंटू x लिखा था, 2x निकाल लिया तो बचा क्या, 2। ठीक, फिर माइनस, अब देखिए माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या माइनस 3x में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस 6 में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 बचेगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। और x प्लस 2 दोनों जगह है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा है 2x और यहाँ बचा है माइनस 3, ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक गुणनखंड हो गया। इसके बाद हल निकालना है, तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 2, और यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 2x बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2। तो ये दो मान मिल जाएंगे x के, माइनस 2 और 3/2। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे ये सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद और समीकरण हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए समीकरण है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 का गुणनखंड करें। तो यहाँ पे बस बात वही है, बस यहाँ पे संख्याओं में रूट आ गया है। ठीक है, मतलब अंडर रूट आ गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तो तरीका वही है, गुणनखंड विधि से इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आए हैं। प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए a की जगह है √2, b की जगह है 7, c की जगह है 5√2। तो पहले a इंटू सी हम लोग करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 5√2 इंटू √2। ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका मान आ गया 10, और b का मान कितना है, b का मान है 7,
अब 10 को हमको इस तरीके से गुणनखंड करना है कि दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो, उसका मान 10 आ रहा हो और जोड़ हो रहा हो तो 7 आ रहा हो। तो देखिए 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, गुणा होगा तो 10 आएगा और 2 धन 5 होगा तो 7 आएगा। तो इस तरीके से √2x² प्लस 5x लिख दीजिए प्लस 2x लिख दीजिए प्लस 5√2, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए √2 और यहाँ 5, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा है, 2 को क्या लिख सकते हैं, जो इसका 2x है, 2x को हम लोग लिख सकते हैं, या 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ से हो जाएगा √2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ पे बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए √2x दोनों जगह है, √2x प्लस 5, तो ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ तक ये इसका गुणनखंड हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -5 बटे √2 और यहाँ पे आ जाएगा -√2। ये दो वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 2y प्लस 4y बराबर 9 को हल कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जहां पे x आ रहा था वहां पे अब y आ रहा है, और y भी कैसा आ रहा है, y आ रहा है एक घात के साथ, और यहाँ भिन्न में आ रहा है, हर में आ रहा है। तो पहले हर समान कर लेंगे, तो 2y प्लस 4y बराबर 9 में हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर करेंगे, यहाँ y बटे में नहीं है, पूरे के बटे में y लिखेंगे तो y का गुणा होगा ऊपर, और उसके बाद ये जो y बटे में है इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। इसको 9 बटे 1 लिख सकते हैं, y का गुणा 9 में होगा, 1 का गुणा इधर होगा। तो अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 2y² प्लस 4 में 1 का गुणा होगा, इतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा y का गुणा 9 में, तो 9y हो जाएगा। अब इसको 9y को इधर ले आइए तो ये हो गया 2y² माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। अब कुछ आपको देखा देखा इक्वेशन लग रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का जैसे ax² माइनस bx प्लस c होता है, बस वहां पे x होता है। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड ऐसी भी हो सकती है, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, बात वही है, बस चर हमने बदल दिया, चर हम x ले रहे थे, यहाँ y है। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो a इंटू बी, a इंटू सी हम लोग निकालते हैं। जो a की वैल्यू है 2 है, c की वैल्यू 4 है, तो a इंटू सी जो हो गया 8 आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू है b की वह है -9, तो 8 को लिख सकते हैं, 8 लाने के लिए -8 गुणे -1। तो इस तरीके से अब क्या लिख देंगे, 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4, -9y को -8y माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा +4 बराबर 0। अब पहले दो पदों में 2y, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से y, तो 2y कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2y² की जगह y बचेगा और -8y की जगह -4 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन ले लीजिए, y -4 बचेगा बराबर 0। y -4 दोनों जगह है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा है 2y और यहाँ बचा है -1, 2y -1। ये यहाँ तक गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद अगर हल करना है, मान निकालना है, तो y बराबर 4 मिल जाएगा और y बराबर 1/2 मिल जाएगा। तो ये हो गया मान। ठीक है, तो इस तरीके से हल कर लेंगे, चाहे x दिया हो y दिया हो, गुणनखंड कर सकते हैं, हल करके मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हल करने को बोला है तो y का मान हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे गुणनखंड किस तरीके से करते हैं किसी समीकरण का, और x का मतलब जो वेरिएबल होता है उसका मान किस तरीके से निकालते हैं, यह आपने सीख लिया।
ठीक, तो द्विघातीय समीकरण यहाँ पे आपका पूरा होता है और 2 क्वेश्चन अभी मैं और आपको कराऊंगा इसमें द्विघातीय समीकरण में ही। जब आपको लैंग्वेज में चीजें दी रही हो और आपको समीकरण किस तरीके से बनाना हो, ठीक है, तो वो भी प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। और साथ ही यह आपने द्विघात समीकरण पढ़ लिया, अभी आपको इस चैप्टर में रेखीय समीकरण पढ़ना है और अगले क्लास में हम लोग द्विघात का प्रश्न और देखेंगे और रेखीय समीकरण पूरा पढ़ेंगे। और साथ ही उसके बाद नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वह पूरा 3 क्लास में खत्म हो जाएगा और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। इस तरीके से उम्मीद है आज की क्लास जो है वह आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। और पूरा क्लास अगर आपको समझ में आया तो यस लिख के कमेंट करिए, और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कैसा आपको ये क्लास लगा वह कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में कम से कम 5 खास मित्रों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको पता है कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो कोर्स है वह आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेगा। वहां से जाकर के आप डाउनलोड करिए और 4th सेमेस्टर कोर्स का लाभ उठाइए और बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी को करिए 4th सेमेस्टर में, कम समय में, बिना डिस्टरबेंस के। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 7705 95 45 49 नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। जो भी आपका डाउट है कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।